बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन ज़ुबैर साहब को नाम से बुलाने वाला हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. मैं मुहतरमा डॉक्टर यास्मीन फातिमा चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, माजिद चौधरी साहब कमिश्नर जोन 1, वकास साहब कमिश्नर जोन 2, मेरा ख्याल है मैं गलत तो नहीं कर गया सर, वकास साहब कमिश्नर जोन 1, माजिद साहब कमिश्नर जोन 2, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी मजलिस आमला में मेरी सीनियर्स बैठे हैं, नासिर साहब और अपनी तरफ से सब दोस्तों की तरफ से मैम वेलकम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह आप जब से तशरीफ़ लाई हैं, हमारी पिछली रजीम के साथ भी आपका अच्छा लाइजन रहा है, हमें भी आपने इनवाइट किया लीडरशिप को, उसके बाद आपने प्रेसिडेंट सेट किया, कंप्लायंस टैक्स पेयर को आपने बुला के उनको अवार्ड दिए। मैम ये जस्ट कम देखने को मिला FBR की तरफ से, आपका विजन है, आप कारोबारी लोगों के साथ चीज़ें अलाइन करना चाह रही हैं। हम एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके हर अवल दस्ते की तरह काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी कि टैक्स कलेक्शन में, लीगल टैक्स कलेक्शन में हम आपकी पूरी मदद करें, इसमें जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको भी सेफगार्ड करें और आपकी जो रेवेन्यू चैलेंजेस हैं उनको भी देखें। हमारा मैम कोशिश होगी कि इस लाइजनिंग में हम जो किरदार अदा कर सकें पॉजिटिवली वो हम करते रहें। आपका माशाल्लाह विजन भी अच्छा है, आपकी टीम भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, आपने हमेशा हमारी बात सुनी भी है और कोशिश की है कि जो इश्यूज़ हैं उनको इमीडिएटली बैठ के तय किया जाए। हम भी इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और होपफुली आपका जो टेन्योर है वो अच्छा रहेगा तो हमारा आपसे लाइसेंस भी अच्छा रहेगा और हम जो इंडस्ट्री और आपके दरमियान जो ब्रिज का काम है वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैम आप पे आपका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाला आपने और अपनी टीम ने, आपकी टीम ने। तो मैं इसके ऊपर आपको गुजरांवाला चैम्बर की डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि गुजरांवाला के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने सेक्टर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब जुस्तजू और हौसले हो जवान तो मिल जाते हैं मंजिलों के निशान। मुनफरिद सकाफत और मोहब्बतों की अमीन सरजमीन, पाकिस्तान के तेजी से तरक्की और खुशहाली की मनाजिर समेटता शहर गुजरांवाला, जो महज चंद ही सालों में हर मैदान में अपनी मसनूआत के मयार को बरकरार रखते हुए 150 से जायद मसनूआत दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक को सालाना $2.5 अरब से ज्यादा की बरामद कर रहा है। गुजरांवाला की मसनूआत दरामदात की कमी का बेहतरीन नेमुल बदल भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से सालाना $3 अरब की बचत मुमकिन बनाई जा रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुजरांवाला कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद तेजी से सनती तरक्की में आगे बढ़ रहा है। गुजरांवाला में सनती तरक्की के सफर की बर्ख रफ्तारी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरांवाला की सतह पर ये शहर इस साल $40 अरब से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरांवाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है।
गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरावाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरावाला चेंबर मेड इन गुजरावाला के उन्वान से सनती नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनती नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर वज़ीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरावाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरावाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरहून मिन्नत आज गुजरावाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनती पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्ट्री ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, स्पेयर पार्ट्स ऑफ हाइडर एंड थर्मो पावर प्लांट, पंप्स एंड मोटर्स, मशीन टूल्स एंड कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया के 2 मुमालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, VWalk, ई-बिल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेपको शामिल हैं। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीम गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए
सफाई की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का कयाम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिफाही कारहाय नुमाया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम उठाए हैं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरावाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़े क़ल्ब के लिए सिद्दीक सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राइड ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशां है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के कयाम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दाम भी गुजरावाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ जरूरत के मद्देनजर बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला के सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में आवाम और सनतों को गैर मयसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जमा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल हैं। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम संगमीन साबित हो रहे हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। अपडेट हो रही है इंशाल्लाह मंडे तक। 40 बिलियन में ना आपका जो आपके केसेस गुजरावाला के लाहौर में उनका 40 बिलियन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ख्याल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन अभी जो आप लोगों की खामोशी है वो किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा होगी। तो वो आप लोगों के सवाल मुझे जो पहले जो ज़ाहिर है, जब भी आप लोग भी हमारे बारे में पता करते हैं तो हम भी आपके बारे में पता करते हैं। यही पता लगता था कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होती है, सवालात होते हैं। तो आपके सवाल का भी हम खुशामदीद, आप जो भी हमसे सवाल करेंगे उसका भी हम जवाब देंगे। वैसे मेरा गुजरावाला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई एम रियली प्लीज टू बी हेयर। और मुझे जब चॉइस मिली थी कि अगर मैं गुजरावाला या सियालकोट जाऊँ तो मैंने गुजरावाला को चूज़ किया था। और गुजरावाला के लोग भी यहाँ आकर मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। दे आर वेरी वेलकमिंग और बहुत खुश अखलाक हैं।
बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी है माशाल्लाह, अच्छी बात है, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है और आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों की वजह से मुमकिन है। जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा आउटकम होता है इकॉनमी का। अगर इकॉनमी अच्छी होगी तो रेवेन्यू अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा, क्योंकि हमने कर्जे बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, अब तो हमारी जिस अगर कोई बैंक से कर्जा लेता है, बैंक ने उसके साथ शराइत रखी होती है, वो वापस भी करना होता है। उसके बाद वो ये नहीं सुनते कि आपकी इनकम कितनी है, वो कहते हैं कि बस हमारा कर्जा वापस करना है। उस सारे गैप को ब्रिज करने के लिए FBR पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आप हमारे कोई सख्ती या ऐसी चीज़ देखते हैं या आपको लगता है कि वो आपके कॉन्ट्ररी टू द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, वो उसकी थोड़ी बहुत वजह ये हो जाती है कि हम जो है हमें एक और जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं अगर जो अपनी मर्ज़ी से टैक्स देना चाहेगा और सही टैक्स देना चाहेगा, चाहे वो 100% ना दे, 60% ही दे दे, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, दे आर मोर देन वेलकम। हम चाह रहे थे कि हम कोई एक सिस्टम डेवलप करेंगे जिसके तहत वो वॉलंटरीली आकर अपने बारे में बताएं कि हम इतना टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसको एक दफ़ा सिर्फ चेक किया जाएगा कि जो वो पोटेंशियल बता रहे हैं उसके मुताबिक है या नहीं। उसको चलाने के लिए हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी था, और ये कि उसमें बहुत सी डिस्टॉर्शंस भी आ सकती हैं, तो ये मैंने ऑफ़र आते ही सबको की थी, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों को ये बात शायद ख़ास पसंद नहीं आई, या शायद हमारा कोई एतबार इतना नहीं है FBR का, क्योंकि हम यहाँ पर इतना हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती रहती हैं, तो कोई हो सकता है मैं आज वादा करके जाऊँ और कल बदल जाए, तो हर एक ने अपना इंटरेस्ट जो होता है वो वॉच करना होता है। तो मैं उसको भी समझती हूँ कि आप लोगों को अपना इंटरेस्ट वॉच करना है और हमें भी करना है, तो हमने उसके कोई दरमियान रास्ता निकालना है। अली से मेरी मुलाकात होती रहती है, तो अली इज़ वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन और ये बहुत पॉजिटिव भी है, तो हमेशा ये भी यही कहते हैं कि कोई दरमियानी राह निकालनी चाहिए। आप मेरा ख्याल है इस बात से खुश हुए थे कि हम 100% ही लेना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि जब हमारे एक दो हमने कोई एक्शंस लिए, तो उसमें 5% या 10% भी नहीं निकला जो कि एक्चुअल था उसका। रिसेंटली भी इस तरह हुआ है। वहाँ पर फिर हम एक अजीब सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब लोगों को तो लगता होगा कि हम तंग कर रहे हैं, लेकिन वो तंग करना इसलिए नहीं है कि जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब ये जेन्युइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या मैं फिर नाम नहीं लेती, ये जो केस आपको पुराना याद है ये वो नहीं है, एक और है। उधर की जब जेन्युइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे हाथ आए तो उसका वो मेरा ख्याल है कितना माजिद 1% भी शो कर रहे हैं, 0.5% वो शो कर रहे हैं अपने, मतलब टैक्स को छोड़े, टैक्स से पहले जो उनकी सेल्स है उसका भी 0.5% टोटल सेल्स का शो कर रहे हैं। अब मुझे आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस सिचुएशन में अगर आप मेरी जगह यहाँ पर होंगे तो आप क्या करेंगे। जब आप किसी से बिजनेस करते हैं और वो आपसे वादा करता है कि मैं, आपने उसको सामान दिया और उसमें पैसे देने, तो आप कितनी देर इंतज़ार करते हैं कि वो आपको पेमेंट कर दे। क्रेडिट पीरियड जो होता है यूजुअली 6 मंथ होता है, 3 to 6 मंथ है क्रेडिट पीरियड, तो 6 मंथ से बियॉन्ड अभी हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि 3-3 साल से उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ। मुझे आप लोग इसका कोई हल बताएं कि ऐसी सिचुएशन में FBR को क्या करना चाहिए। क्या FBR की सख्ती जो है उस टाइम पर, जिसको आप सख्ती कहते हैं, वो एक्चुअली हमारा एक लीगल एक्शन है, तो उस लीगल एक्शन के लिए ये तो आप मुझे आप लोगों ने बाद में ज़रूर सजेशन देनी है कि किस तरीके से हमारा जो हमें टारगेट दिया गया है वो है तकरीबन 123 बिलियन का, ठीक है, इस दफ़ा गुजरावाला। उस टारगेट को मीट करने के लिए ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ काम करेंगे। जैसे अगर आपको कोई ऑर्डर देता है कि आपने 1000 प्लेट्स बनानी है या कोई 1000 मीटर 5000 मीटर कपड़ा बनाना है, तो आप भी कोई ना कोई मैनेज करते हैं उसको, हम भी उसी तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो इसी तरह हम भी मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। अब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, आप लिटिगेशन में जाएं। उसकी जगह आप लोगों को आके अगर कोई वॉलंटियर करता है हमारे पास आए, यू आर मोर देन वेलकम। आप बताएं कि जी हम खुद से ये टैक्स देना चाहते हैं, हमारा बंदा फिर आपके दरवाजे पर नहीं आएगा कभी भी रेड करने के लिए,
لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ہمیں ایک TOR جو ہے وہ سیٹ کرنے پڑیں گے آپس میں، کیونکہ نہ میں کسی کا بزنس روکنا چاہتی ہوں نہ اکانومی کو بڑھانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ چیزیں چلتی رہیں اور مل جل کر ہم اس کو بہتر کریں. اب یہ جو ہمارا طریقہ ہے یعنی جرگا سسٹم ایون ان لیگل ایکشنز، یہ صرف پاکستان میں ہی ہے. اگر آپ ایون اب تو انڈیا کی موویز آپ نے میرے خیال بڑی دیکھی ہوگی، ریڈ اور اسپیشل 26 اور اس طرح کی، لیکن امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ موت ہوتی ہے اگر کسی کو ٹیکس کا نوٹس آ جائے. UK میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ وہ یوزلی آڈٹ کرتے نہیں ہیں. اب اس سے ہم اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہے اتنی. آپ اس کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس پہ بھی لوگ خوش نہیں ہیں. نہ یہاں پہ لوگ ڈیجیٹلائز ہونا چاہتے ہیں، نہ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم آ جائیں. تو پھر یہ آپ خود بتائیں کہ کون سا سسٹم ہے جو چلے گا یہاں پہ. لیزر فیئر ایک بزنس میں ہوتا ہے طریقہ جس میں کہ بالکل ہر چیز اوپن چھوڑ دی جاتی ہے، لیکن اس بغیر کنٹرول کی چیزیں نہیں چلتی. ہمیں اتنے ادارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سے ادارے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو صرف ایک ٹیکس نہیں دینا، ہزاروں ٹیکسز دینے ہیں، پروونشل بھی دے رہے ہیں، ہمارے بھی دے رہے ہیں، مختلف سارے. اب آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کر ہی اس کا کوئی حل نکالنا ہے. پاکستان میں ہم نے رہنا ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. جیسے حالات ہمارے ہیں تمام ملکوں کے ایسے حالات رہے ہیں، لیکن ان کے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو ان کی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. یہ آپ بھول جائیں کہ اوپر سے اگر آپ کے سیاستدان ٹھیک ہوں گے تو سیاستدان آپ کے معاشرے سے نکل رہے ہیں. تو جب معاشرہ نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر کوئی بھی چیز، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہم برے ہیں تو ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. پولیٹیشنز برے ہیں، وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. اگر کوئی تاجر برادری ہے وہ اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں تو وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم نے اسی معاشرے میں سے ہم اچھے بن کے کیسے نکل سکتے ہیں. یہ جو ہمارے جتنی ٹیم ہے اس وقت، میں نے تو اوپنلی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسی شکایت ہوتی ہے کہ کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی آپ ہراسمنٹ کرتا ہے، ایکسٹورشن کرتا ہے، تو آپ ہمیں آ کے بتائیں، ہم ان کو سسپینڈ کریں گے اور ان پہ ایکشن لیں گے، لیکن ود ایویڈنس. ابھی ہمیں شکایت آئی ہے ہمارے آفیسر کے بارے میں، ہم نے اس کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور اس کی ایئرلی پروسیڈنگ بھی سٹارٹ کی ہے. 2 لوگوں کو میں اور بھی سسپینڈ کر چکی ہوں. شیخ صاحب بھی آ گئے. السلام علیکم شیخ صاحب. تھینک یو. شیخ صاحب میرے پاس آئے. تو میری آپ لوگوں سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ، ہم لوگوں نے مل کے چلنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا موڈس آپرینڈی ہو، کیا TORs ہو، یہ ساری چیزیں اب آپ نے بتانی ہیں. لیکن میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ریئلی اٹس اے ویری گڈ چیمبر. میری لاہور چیمبر میں بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، سیالکوٹ میں بھی مختلف ایشوز پر، لیکن گجرانوالہ آئی کنسیڈر از دا بیسٹ چیمبر. تھینک یو. ناصر محمود صاحب. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے چیف منسٹر صاحبہ کا، یاسمین صاحبہ کا، ہمارے کمشنر صاحب باجد صاحب بیٹھے ہیں، وقاص صاحب بیٹھے ہیں، باقی ان کے ساتھ جو دوست FDR سے ہیں، میرے سینئر شیخ وسیم صاحب تشریف لائے ہیں، میرے سارے دوست ایگزیکٹو اور میرے فارمر SVP صاحب بیٹھے ہیں. سب دوستوں کا شکریہ. آپ لوگوں نے اپنے ٹائم میں سے یہاں پر ہمیں آج FDR کی جو میٹنگ ہے وہاں پر سارے دوست تشریف لائے. پریزیڈنٹ صاحب نے اور میڈم نے جو باتیں کی وہ ڈیفینیٹلی آلموسٹ ہر ایک کاروباری آدمی کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تھوڑی سی باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہمارا چیمبر اور پاکستانی ہونے کے ناطے دونوں طرف کچھ کمزوریاں جو ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. آلویز ہم لوگ جو ٹیکس دینے والے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جب بھی اسلام آباد سے پریشر کسی بھی ریجن میں جاتا ہے
तो वो जो टैक्स पेयर है सारे के सारा उन पे शिफ्ट हो जाए। पहले तो मैं समझता हूँ कि जो टैक्स देने वाले हैं, जैसे कि मैडम साहब ने कहा, कमिश्नर साहब ने बताया कि पॉइंट समथिंग में जाके सेल्स में हम लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों की मिसाल है कि हमारे सर्कल की डिप्टी कमिश्नर साहबा तशरीफ लाई, इनके गेस्ट आ रहे थे FBR से, कुछ CSP हज़रात थे। उन्होंने कहा कि जी मैं फैक्ट्री विजिट करना चाहती हूँ, अपने गेस्ट के दी है। मैंने उन मैडम को कहा, फ़ायज़ा बतूल है शायद हमारी डिप्टी कमिश्नर, फ़ायज़ा सादफ जो है, तो आप स्पेशली मेहमानों के लिए विजिट ना करें, ये आपके लिए एज ए डिप्टी कमिश्नर भी फैसल सेक्रेटरी खुली है। आप आपके साथ एडिटर्स हैं, आप अंदर जाएं, जाके तस्वीरें बनानी है, वीडियो बनानी है, जो जिस तरह आप कंफर्टेबल है आप उस तरह करें। हालांकि वो अचानक आई थी कि जी मैंने सुबह करना है, तो बंदे को कम अज़ कम इतना अपनी इंडस्ट्री और अपने ट्रेड के बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर कोई टैक्स का बंदा, टैक्स का ऑफिसर, टैक्स की टीम आती है तो उनको दरवाजे बंद करने के बजाय उनको ओपन करें कि जी आए तशरीफ लाएं। वजह क्या है? एक सिंपल फार्मूला है कि हमें हमारा वकील डराता है कि आपने टैक्स वालों के नजदीक नहीं जाना, क्योंकि अगर वो हमें इनके करीब जाने देंगे तो उनके मामला खराब होते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गुजरावाला चैम्बर के जितने टैक्स पेयर मेंबरान हैं उन सबको ये दरख्वास्त करता हूं कि आप सबसे पहले उनकी अपनी इज्जत है, टैक्स वालों के मामला बाद में है। सबसे पहले जहां रेड होता है, जहां कोई प्रॉब्लम आती है, उनकी इज्जत खराब होती है, पहले अपनी इज्जत बचाएं। अपनी इज्जत तब बचेगी जब हम अपने कुछ इनकम में से कुछ 1, 2, 3 स्टाफ के बंदे रखें, अपने पास बैठाएं, उनको कहें ये माल बाहर से आ रहा है, बाहर जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर वो फैसिलिटी दी है कि आप जो माल खरीदे टैक्स दें, जो बेचे उस पर से टैक्स काट के एक थोड़ा पोर्शन बचता है जिसपे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, किसी भी मैन्युफैक्चरर ने टैक्स देना है। अगर हम उससे भी भागेंगे तो हमारी इज्जत खराब होगी, फिर कहीं से नहीं हम बचेंगे। तो दूसरी बात ये है, ये मैं अपने मेंबर हजरात के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एज ए कारोबारी होने के नाते भी और एज ए चैम्बर के जो मुझे 2 सीनियर कहते हैं उसके नाते भी। अगर दूसरी तरफ चले जाएं, FBR की तरफ चले जाएं या पंजाब टैक्स के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो सर और मैडम आपकी तरफ से भी हमारे जो नॉन टैक्स पेयर है उनको ये अक्सर अंडरग्राउंड हदायत मिलती है कि यार आप टैक्स में आ जाएंगे तो आप किसी फंडे में पड़ जाएंगे, साल का इतना दे दिया करें तो आपको ना आपको टैक्स वाला पूछेगा, ना आपका नंबर लगेगा, ना अपने बाकी होगा। तो अगर वो भी जो लोग आपके फील्ड में जाते हैं जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जिनका बोझ भी हमारे टैक्स पेयर उठा रहे हैं, तो काइंडली खुदारा उनको भी पूछें, उनसे भी अपना थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने हजारों इंडस्ट्री, इतनी मार्केट्स, इतने बाकी मामला है, करोड़ों अरबों में गाड़ियां फिर रही हैं, तो उन लोगों को भी यार टैक्स नेट में लेके आए कि ये जो बोझ टैक्स देने वाले उठा रहे हैं थोड़ा सा बोझ उन पे शिफ्ट हो, और उनको पता है कहाँ कहाँ पे वो हमारे पास पॉकेट्स हैं जहाँ के लोग टैक्स नहीं देते। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल को मुझे उन सारे लोगों को उनके पास जाकर वोट मांगने पड़ेंगे, लेकिन आपके बंदों को पता है कि कहाँ से टैक्स वो नहीं कलेक्ट कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपकी सासत से आप तशरीफ़ लाए हैं, सीनियर तरीन इस वक्त गुजरांवाला रीजन के दोस्त बैठे हुए हैं, FBR के मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, थोड़ा सा खौफ व हरासत मौजूद है, वो काइंडली अपने दोस्तों से, अपने जो असिस्टेंट्स हैं, अपने कमिश्नर हजरात हैं, उनको कहें आगे हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। जितने दोस्तों को कहते हैं वो ऊपर ऑडिटोरियम है, वहाँ पे बैठाएं उनको थोड़ा सा लेक्चर दे दें कि ये चीज़ें जो है ये हम लोग आपको, वो मैं बिल्कुल, मैं भी और मेरा कोई भी
ऑफिस बेरर जितने यहाँ पे स्टाफ के बंदे बैठे हैं, जितने यहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं सीनियर, कोई भी टैक्स चोर के साथ नहीं है। हाँ, ये कन्फर्म बात है जैसे आपने बताया कि 100% टैक्स कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे सकती, ना कोई ट्रेडर दे सकता है। जितने टैक्स के हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने लेवल को परसेंटेज डाले तो हो सकता है कि किसी बंदे की सेल की रकम से भी ऊपर टैक्स चला जाए। तो आप ये समझते हैं, आप थोड़ा सा ये भी माजिद साहब भी आप भी समझ रहे हैं कि मैं खुद एक टैक्स लेने देने वाले के घरानों में से हूँ, आज भी मौजूद है। तो मैं बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट के और ट्रेडर के भी 100% साथ हूँ। आपके साथ भी जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एक ब्रिज का किरदार है गुजरांवाला चैम्बर का, डेफिनेटली हम करेंगे, आपके साथ चलेंगे। आपने बड़ी खुशी की खबर हमें सुनाई कि आज यहाँ पर आप तशरीफ लाई कि हम 40 बिलियन से अपग्रेड होके 88 बिलियन तक चले गए हैं। माशाल्लाह गुजरांवाला के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और इतनी बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बताई मैडम साहबा ने कि गुजरांवाला रीजन को 133 का बजट मिला हुआ है, 123 का। चले आपने अब 10 कम कर दिए, ठीक है ना। मैं तो 133 में देने के चक्कर में था, आपने 123 कर दिए, ठीक है ना, ठीक है। ये 123 बिलियन 88 के बाद बहुत एक छोटा फिगर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सारे गुजरांवाला की जितनी भी बिजनेस की बरादरी है, चाहे एक्सपोर्टर्स है, लोकल मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, जितने भी बंदे हैं, एक थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया है उसको टच करने में। चैम्बर का साथ दें, टैक्स FBR का साथ दें, तो देखें इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में गुजरांवाला चैम्बर का कोई भी नुमाइंदा जब FBR कोई दरख्वास्त लेके सिफारिश लेके जाएगा तो वो उनको हाथों पे उठाएंगे कि यार ये बात करके टैक्स पेड सिस्टम में हमारा टारगेट पूरा करते हैं, तो इनको इज्जत एहतराम देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा कदम बढ़ाए इनकी तरफ से भी मेरा ख्याल कोई छापा इंशाअल्लाह ताला नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सारे दोस्तों का, सीनियर्स का, मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात अमल में राजी सुन ली। थैंक यू जी। क्वेश्चन आंसर के लिए हाउस ओपन है जी, कोई सवाल करना चाहते हैं? ना डरे, मैडम कुछ नहीं कहती, आप बातें पहले कर दी ना, इनके वाकई मसले हैं ना। वैसे मैं मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप समझे तो देखिए कि कुछ सेक्टर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, उस सेक्टर्स को आप डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जिस सेक्टर को सपोज आपने 2-3 सेक्टर्स में 2-3 बंदे आपने पॉइंट आउट किए, आपने उनको ख्याल है कि मुझसे वगैरह या 40B इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि उस सेक्टर से हम 2-3 बंदे ले लेंगे मैम, तो आपको पॉइंट आउट करेंगी। सपोज सराउंडिंग का कोई सेक्टर इस तरह का है, माजर वर्षब सराउंडिंग जनरल बोला, सेक्टर इस तरह का है कि जिससे आप समझिए रेवेन्यू कम आ रहा है, उधर से 2-3 बंदे हो जाएंगे, 2-3 ऑफिसर्स आपके हो जाएंगे। हम बैठ के और विद इन डे, लाइक इट्स नॉट लाइक कोई कमेटी बन गई है तो ये कमेटी पड़ी रहेगी महीना 2 महीना, 10-15 दिन में बैठ के हम TORs तय कर लें ताकि टैक्स पेयर को भी पता हो कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल है और आपको भी पता है कि इस जगह से ये रेवेन्यू है। क्योंकि मैडम कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि उनकी परचेज भी अनडॉक्यूमेंटेड है, उनकी सेल भी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब उनके लिए जो आप टैक्स का एलिमेंट लेके आती है वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैटर, जबकि 100% कंपटीशन में हम लोग बैठे हुए हैं सारे कॉटेज इंडस्ट्री वाले, मैम कोई 15-20%, 50% नहीं कमा रहे। जितना कंपटीशन है 5-7%, 2-3% इतना ही प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन जो एक रैशनल फिगर्स हैं हम उसके बाद उसके ऊपर एग्री कर सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप इस तरह किसी इंडस्ट्री पे जाती हैं, छापा मारती हैं या डॉक्यूमेंट्स उठाती हैं, उससे क्या होगा मैडम, एक मतलब आप ONO तो जारी कर देंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं भी वो टैक्स जमा नहीं करेगा, वो टैक्स स्टैंड करेगा। उसके अलावा केसेस चलेंगे, वकील साहब कहेंगे मैं उन्हें 2% दो, मैं मुकवा देगा, वो ट्रिब्यूनल में खत्म हो जाएगा, हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता रहेगा। तो बेटर ये है कि केसेस बनाने से अच्छा है कि रैशनल कोई फिगर्स आ रहे हैं
इंडस्ट्री के साथ बैठ के आप बात करें कि इंडस्ट्री कितना टैक्स दे सकती है अपनी कॉस्ट में। तो मैम इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट होएगी, आप जो दो तीन चार सेक्टर बोलेंगे हम इंडस्ट्री को भी बुला लेंगे इंशाल्लाह, आपको बैठ के इसमें हम पूरी हेल्प करेंगे। जी बस साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका शुक्रिया आप तशरीफ लाई। मेरा तलब सिरामिक सेक्टर से है। अली भट्ट साहब ने कहा कि सिरामिक्स का टैक्स ज़रा कम है, इनको इल्म नहीं है। हमारा 3% जो है ना अपना टैक्स है बिल पे, यानी कि 1.5 करोड़ पे हमारा बिल है ना, तो हमने 4.5 करोड़ की सेल्स शो लाजमी करनी है, हर सूरत में करनी है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने समझ आई कि क्यों किया है, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर, जहाँ अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है ना वहाँ विथहोल्डिंग आती है। ठीक है, आप ये देखें कि क्यों हो रहा है। जहाँ आयरन स्टील और आयरन के स्क्रैप पे लग गया, क्योंकि वहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर था। कोल पर लगा रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। ये जहाँ पे फ्लाइंग इनवॉइसेस ज़्यादा है, जहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर था, उधर उन्होंने ये लगा दिया। अब आपकी सवाबदेही है कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंट कर लें। जब आप कर लेंगे उसके बाद आप कह सकेंगे कि हाँ अब ये हटा दें। ये हमारी भी मजबूरी है, हमें पसंद नहीं है विथहोल्डिंग टैक्स। देखिए हर बंदा टैक्स दे रहा है, अगर जो भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है, चाहे वो लायबल है या नहीं है। बिजली के बिलों में जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों से जा रहा है। कभी आप इसकी वजह सोचें कि क्या वजह है कि इसको हमने क्यों किया। हम जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होता, वो अपने हाथों से टैक्स देते हैं। आप लोग देना शुरू करें, हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन जाहिर है आप अकेले बंदे नहीं होंगे, जब पूरा पाकिस्तान ही देगा, हाँ जी, तो तभी ये सही होगी चीज़ें। लेकिन आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। वैसे ही मैंने आपको सिर्फ एक बीच में बताया कि इसकी वजह क्या है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हमने पिछले साल एक्सपोर्ट की 10 लाख है, तो मैं मिसाल देता हूँ, अगले साल हमारी 5 लाख रह गई, तो आप हमें नोटिस भेज देती हैं। वो तो नहीं, हम तो नहीं चाहते कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो या हम टैक्स कम दें। ये भी इस बात का भी ज़रा मुझे जवाब दीजिए। FBI आपको नोटिस भेज रही है आप? जी। अच्छा, एडवांस टैक्स के सिलसिले में? जी, यानी कि हमने पिछले साल की 10 लाख उसका टैक्स दिया 1 लाख। जी। तो अगले साल हमसे एक्सपोर्ट नहीं हुई, हमारा काम कम हो गया। हम तो नहीं चाहते हमारा काम कम हो, हम तो चाहते हैं कि हम आपको 10 लाख 50 लाख दें, हमारा काम बढ़ेगा तो हम 50 लाख देंगे ना। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं ठीक तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं। अच्छा, वैसे इस तरह नहीं होता, जब वो नेचुरली आपको एडवांस टैक्स का नोटिस आया होगा, ठीक है, हाँ जी, हाँ तो सर देखें, जैसे जवाब कि दे सकते हैं। उसका सवाल जवाब यही है कि नोटिस आया ना, आपको हमसे पूछ रहे हैं। सुबह मुलाजम होता है 12 बजे आता है, तो पूछते नहीं कि लेट क्यों हो गए। इस सिंपल आपसे पूछा है तो आप जवाब दे रहे हैं कि मेरी सेल कम होगी। आप रिटर्न जो सेल्स की रिटर्न हर महीने आप डालते हैं उससे नजर आ जाता है। क्वेश्चन है जो इनकम टैक्स वालों ने किया है, तो आप जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं जरूर आपने पैसे देने हैं, सर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, इनका काम है। आप जवाब दे दें, कोई कंपल्शन का जरूर पैसे उतने देने हैं, वो तो ऑर्डर वो सारा कुछ होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जाहिर है सिस्टम के जरिए वो चेक कर रहा होता है, उसने पूछना तो है ना। डॉक्टर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ मैडम आपकी टीम को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान वॉशिंग मशीन एसोसिएशन का बड़ा अच्छा लाइजोन है FBR के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन ने FBR का पूरा साथ दिया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो सेक्टर है वो 3rd शेड्यूल में आता है। 3rd शेड्यूल में अगर सही देखा जाए तो सिर्फ 4-5 सिटी ही आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, बल्कि हमने मेंबर्स को भी एप्लीकेशन दी थी कि पूरे पाकिस्तान को 3rd शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कटेगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली डॉक्टर साहब ये पॉलिसी डिसीजन होगा, तो हम तो इम्प्लीमेंटर्स हैं, लेकिन आपकी जो बात है वो आगे पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप एक लेटर बना के दें और उसमें सेक्टर्स भी लिख दें मज़ीद जो आप कहते हैं जिनको आना चाहिए, तो वो हम आगे तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये कि मैं इस पर अपना इनपुट दे के उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन है, बोर्ड ने डिसाइड करना होता है। असल में गुजरांवाला से वॉशिंग मशीन और कूलर की बॉडी यहाँ से बाईपास जाती है,
اور مختلف اضلاع میں KPK میں, پنجاب کے مختلف سٹی میں, بلوچستان میں اور سندھ میں یہ فنش گڈس میں جو ہے تیار ہے. ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان سب کو بھی اس لائزون میں لایا جائے, ان سے ٹیکس وصول کیا جائے 3rd شیڈول کے مطابق. یہ ریکویسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسوسیشن پچھلے 1.5 سال سے ہے اور بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. کل شام بھی یہ چیمبر کے 7-8 لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ میٹنگ میں تھے. شیخ وسیم کے ساتھ بھی ہے سلکر ریاض سینٹر. یہ بات سر لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے, آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں تک پالیسی میکنگ کا دائر ہم FBR کو ضرور ریپرزینٹ کریں گے, لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور چونکہ ٹیکس نہیں دے رہے ان کا بوجھ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی انفارمیشن دیں گے. ہم ابھی بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ڈسکریٹ ہوگی, آپ ہمیں انفارمیشن دیں. آپ کا رول بڑا اچھا ہے, کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں FBR کے ساتھ, بہت زیادہ لائزون ہے آپ کا. تو کائنڈلی آپ ہماری بھی ہیلپ کریں, ہماری بھی ہیلپ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف کامرس کی بھی ہیلپ ہوگی اور بزنس کمیونٹی کی بھی ہیلپ ہوگی. ہم نے پہلے 2 لسٹ دیے ہیں 3 سال پہلے, ہم دوبارہ دے دیں گے. Thank you, President Saab. Thank you very much, Madam, for coming up, showing interest to solve the problems of the business community. لیکن میرے بڑے کچھ اکیڈیمک سے جنرک سے سوال ہیں. ہم اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میرا نوٹس آ رہا ہے, وہ تو روٹین کا کام ہے, کاروبار میں مثال یہ تو چلا رہا ہوں, سیٹل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آپ نے اس بات کی کہ ٹیکس کلیکشن از آلویز ریفرنس ٹو دا گروتھ, اکنامک گروتھ کے ریفرنس سے آتی ہے. تو مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ابھی گروتھ جو ہے ہماری دس از اراؤنڈ 2.5%, جو کہ انٹرنیشنل جو بھی ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہماری بھی ہیں, گروتھ ود ریفرنس ٹو لاسٹ فیو ایئرس. لیکن ہم آپ کے کلیکشن کے ٹارگیٹس آر ریگولرلی انکریزنگ. آپ نے کہا کہ 123 بلین گجرانوالہ کا ٹارگیٹ ہے, اینڈ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں ود گروتھ, اینڈ پچھلے 1-2 سالوں سے half the percent decline in the growth of the economic growth in Pakistan. How will you collect the tax, achieve the target? جواب آپ کے پاس میں چاہوں گا کہ دے دیں, لیکن کچھ یہ کہ کیا you will screw the already taxed community? Secondly, you always have a policy of collecting the tax from the taxed community, business community, you're already taxed that. کیا ابھی تک کوئی ایسی پالیسی ہے کہ آپ جو ان ٹیکس کمیونٹی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ آپ کی جو کلیکشن ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں بھی آپ کی کیا کوئی اس کے اندر پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اتنا آپ ٹیکس آلریڈی ٹیکس سے کلیکٹ کریں گے اور اتنے پرسنٹ آپ ان ٹیکس سے کلیکٹ کریں گے؟ یو ول بی انکریزنگ دا بریکٹ, اپنا اس کا بڑھا رہے ہوں گے جو ٹیکس پیئر ہے. کیا اس قسم کی بھی کوئی ورکنگ آپ لوگ ایسے پالیسی کرتے ہیں؟ اور سوال کر دوں یا آپ اس کے بعد کر لیتے ہیں پلیز؟ جی میں جی تھینک یو. اچھا, آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ایکیڈیمک کویسچن ہے, تو جب ایکیڈیمک کویسچنز ہوتے ہیں تو ان کا پریکٹیکل لائف سے ذرا تعلق تھوڑا کم ہوتا ہے. جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ریونیو از این آؤٹ کم آف اکنامک گروتھ یا اکنامک پروگریس, تو میرے ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹ ریڈن کنٹری ہیں, اور جب بینک نے اپنا ڈیٹ واپس لینا ہوتا ہے تو بینک جس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے. FBR جو ہے وہ ایک واحد ادارہ ہے جو ریونیو کو جمع کرتا ہے. 90% بھی اگر وہ کرے یا 96%, 99% کرے تو سارے لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں. اگر آپ کبھی پروونشل گورنمنٹس میں آپ دیکھیں اور ان کے ٹارگیٹ دیکھیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچیو کتنا کرنا ہے, تو وہ اتنا ہی ٹارگیٹ رکھتے ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ جو ہے وہ پروونسز پہ نہیں ڈالا جاتا. سارا جو ٹیکس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جمع کرتی ہے اور جو خرچ ہے وہ سارا پروونسز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ میں بات کہتی ہوں کہ یہ ہمارے سے بیانڈ ہو جاتی ہیں. میں کیونکہ ٹیکس پرسن ہوں تو میں نے ٹیکس کی کلیکشن کو دیکھنا ہے. اب جو ٹارگیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے اور جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اگر کوئی اپنی
टोटल सेल्स का 0.5% दिखा रहा है अपनी सेल्स। तो आप खुद बताएं कि ये इस इवेजन को अगर हम अपने सामने रखें तो क्या ये टारगेट ज़्यादा है? ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो मैंने इसको भी रेजिस्ट किया है, ये जो मैं आप लोगों को नहीं बता रही, लेकिन मैंने उसको भी रेजिस्ट किया है कि दे आर ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स एंड दिस शुड नॉट बी द टारगेट कि आप इतनी ग्रोथ हमसे एक्सपेक्ट करें। लेकिन ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि हमें भी ये पता है कि जो आप 10% अच्छे लोग भी होंगे जो एग्जैक्ट शो कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन 90% ऐसे हैं जो कि एग्जैक्ट शो नहीं कर रहे। अगर चले 50% कर दें, वो 50 भी नहीं 0.5%। और ये 2 केसेस हमने देखे हैं। एक केस में उसका कैपिटल 3 मिलियन था ना, और उसकी जहाँ पे हमने 38 का एक्शन लिया तो 210 मिलियन का स्टॉक था वहाँ पे। अब आप खुद उसको जस्टिफाई कर लें। तो ये चीज़ें तो जस्टिफाई होने से रही है। पाकिस्तान है, यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड और ये सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे लोग ज़कात देने को तैयार हो जाएंगे, चैरिटी हो जाएंगे, टैक्स को नहीं होंगे। हमारा कल्चर है एंड दिस इज़ ट्रू फॉर सब कॉन्टिनेंट। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश में भी इसी किस्म के हालात हैं। तो अब हमें इससे बाहर कैसे निकलना है? वो आप कह रहे थे कि वो सेक्टर जो टैक्स नहीं दे रहे, तो उसका भी हमारा टारगेट होता है। इस वक्त उन्होंने टारगेट ही चेंज कर दिया अपना। पहले एफबीआर टारगेट देता था कि आपने फर्ज करें कि 1 लाख नए टैक्स पेयर्स लेकर आने। इस दफ़ा उन्होंने टारगेट दिया है कि आपने 2,18,560 वो टैक्स पेयर लेकर आने जो टैक्स पे करेंगे, यानी कि नील की रिटर्न ना हो जिनके। तो इस वक्त हमारा टारगेट, हमारा फोकस उस पर भी है। इसीलिए अभी हमने कुछ सेल्स टैक्स में भी ऐसे रजिस्टर करने लगे हैं। सेल्स टैक्स का तो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि सेल्स टैक्स तो एक्चुअली दे आर नॉट टैक्स पेयर्स, दे आर टैक्स कस्टोडियंस। तो सेल्स टैक्स का जब भी कोई रजिस्टर होता है उसको हम आरपी कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सनस, उसको टैक्स पेयर नहीं कहते। उस पर तो हमारी जिम्मेदारी हमारी भी डबल होती है कि हम किसी ऑनेस्ट बंदे को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करें, ट्रस्ट वर्दी को, ताकि वो हमारा पैसा जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा है वो हमें वापस कर दे। ये एक अजीब सी चीज़ है कि वो दे आर कैशियर्स, वो तो बैंक के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। अब वो उस पर भी लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि हमने सेल्स टैक्स का क्राइटेरिया सख्त कर दिया है। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि मैं नहीं चाहती कि जहाँ पे स्टार्ट होती हैं चीज़ें वहीं से ठीक होनी चाहिए, तो फिर आगे अगर फाउंडेशन अच्छी होती है तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो इसलिए हम उधर भी काम कर रहे हैं। अनटैक्स के लिए मैंने कहा, जब सब लोग कहते हैं कि जी हम अनरजिस्टर्ड से ख़रीदते हैं, अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि आप भी एक इनर्शिया से निकलना नहीं चाहते। आपको ईजी रहता है ना वो, क्योंकि वो आप उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और आप चाहते हैं आपका गोइंग कंसर्न रहे। हमने कहा कि हमें सिर्फ उनके CNIC दे दें, CNIC नहीं तो फ़ोन नंबर दे दें, फ़ोन नंबर नहीं एड्रेस दे दें, कोई 2 चीज़ें दे दें आप हमें, 2 या 3, तो ये बाकी हमारा काम है कि हमने उनको कैसे पकड़ना है, क्या करना है। बट नो वन वॉज रेडी टू गिव इट टू अस। वो कहते हैं ठीक है, ये भी मिसट्रस्ट है कि 3 साल पहले दिया तो वो ख़राब हो गया, उनका दुश्मन बन गए, उन्होंने रिवील हो गया, किसी तरीके से वो लीक आउट हो गई वो इन्फॉर्मेशन। इनके भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ इनके भी जो खदशात हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं स्टील पे, यहाँ आप सबको बता के देने की ज़रूरत नहीं है, आप छुपा के हमें दे दें, बाकी आगे हमारा काम है। बाय द वे, मैं ये वाली बात मैंने बड़ी दफ़ा सुन ली है कि जब हम प्लास्टिक में भी सेक्टर अगर डील करता है तो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड की बात है सारी, मेटल वाले भी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड की बात करते हैं, जो सैनिटरी वाले वो भी करते हैं। तो अब इन तमाम लोगों को मैंने खुद एक एक्शन प्लान बनाना है, फिर अब उसमें जितने लोग आएंगे फिर ये एक बहुत बड़ा एक्शन होगा। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि वो एक्शन हो, मैं पहली मेरी कोशिश होती है कि डेस्क ऑडिट हो, आप अपने ऑफिस में बैठ कर जितने लोगों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। और पकड़ना क्या है, उनको टैक्स नेट में लाना है ताकि वो भी आप लोगों के साथ इस जिम्मेदारी में शामिल हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। फिर ये कि उसका भी आप लोगों के कारोबार पे असर पड़ेगा। आप लोगों को पता है, जाहिर है हम सारे इंटरलिंक्ड हैं। अब क्या किया कि एफबीआर ने कहा कि जब आप अपने एनेक्शंस फाइल करते हैं तो उसमें CNIC दे देंगे। लोगों ने उसकी जगह 999 डालना शुरू कर दिया। ठीक है, उनसे कहा कि जी विद होल्डिंग करते वक्त उनके CNIC दे दें, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं।
ادھر بھی 999111 ڈال دیا. اب مجھے بتا دیں کہ ہم کس چیز پہ ہم کیسے آگے جائیں. ایک ریپل کریٹ کیے بغیر ہم آگے کیسے بڑھیں. میرا خیال ہے کوئی یہ سوال کہ میں نے جواب دے دیے. لاسٹ اگر آپ کا کوشچن وہ بھی بتا دیجیے. میڈم یہ جو آپ نے موویز کا ذکر کیا, میں بھی بڑی دیکھتا ہوں ایک سوال کا جواب آپ کی, یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں ان کا نام دے دوں, یہ ایک بڑی ڈسآنیسٹی سی لگتی ہے مجھے, کوئی اچھی بات نہیں لگتی. مووی کا ریفرنس دوں گا, مووی ہے بڑی آسکر ونر مووی ہے, سینٹ آف اے وومن. اس میں ایک اسکول کی بورڈنگ اسکول کی ایگزامپل بڑی اچھی دی ہے اس نے. وہ دوست کو 3 شرارتیں کرتے ہیں, وہ کچھ عمرہ کے بچے ہوتے ہیں, وہ میری طرح کا ایک اسکالرشپ پہ آیا ہوا تھا, غریب آدمی, بس میں جاتا ہوں. اور میں نے میرے بچے کے اسکول میں لڑائی ہو گئی ادھر ہی گجرانوالہ میں. انہوں نے میرے بچے کو بلا کر کہا بیٹا پتر لڑے ہیں, کسی کو مارا ہے کچھ؟ کہتے وہ مارا نہیں, میں کھڑا تھا. یہ میں نے اس کو بلا لیا اور میں نے ان کو جا کہا کہ اگر تم میرے بیٹے سے یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ اپنے دوستوں کا نام لے, تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس کو, اگر وہ نام لے دیتا تو میں اس کو ڈانٹتا کہ آپ لوگ, دس از یور ریسپانسبلٹی میڈم, آپ مجھے کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں اس کا نام دے دوں. اسٹیٹ کی جو بل ہے نا جی, جو اسٹیٹ کو کام کرنا چاہتی ہے تو میں نام نہیں لوں گا. اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. وہ اسلام آباد لینے, مرید کے لینے اسٹیٹ نے کر جانا ہے. وائی یو پٹ دس برڈن آف اے کیشیئر ہمارے لوگوں پہ کہ میں اس کا نام دے دوں, یہ مجھے مناسب نہیں لگتا. اینی ویز آپ کے اپنے بل ہے تو دینے کا نہیں, ہم نے تو کہا CNI میڈم بات کر رہی ہیں, فون نمبر دے دیں, نام نہ دیں. میں نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے یہ میں کبھی نہیں کرتا, اس لیے نہیں کہ میں اس کو کمپلیس ہوں اس کا ان ایویڈنگ ٹیکس. اٹس ناٹ لائک دیٹ. مجھے یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے کہ میں وائی شوڈ بی, میری اپنی کمیونٹی, میرے دوست, میری کولیگ, میں ان کو بھی ٹیپنگ آن دیم کہ یہ ایسے کرنا. اسٹیٹ کین ڈو دس. لیکن یہ ہمارے معاشرے کا, ویسٹ معاشرے کا پھر ڈفرینس آتا ہے نا. وہ لوگ کسی کو کام غلط کرنے بھی نہیں دیتے اگر خود بھی کرتے. وہ دے یوزلی پوائنٹ آؤٹ. تو ایک ہماری ہیلپ کریں گے نا آپ. آپ نے خود ہی کہا کہ میں ان کو, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 10 سال لگاؤں اور ڈھونڈوں ان کو, جا کے پکڑوں. اب میں وہ بھی کر لوں گی, پھر مجھے فورس لے کے جانی پڑے گی تو پتہ لگے گا کہ ہم ہراس کر رہے ہیں, ہم بزنس بٹھا رہے ہیں. اس کے درمیان میں درمیانی راستے کی ویسے کہہ رہی ہوں. میڈم یہ بتائیے ایک سوال, ایک اور ایک سوال. جی, ہم کہتے ہیں دس کمیونٹی از انٹیکس, یہ جو سٹنگ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل. لیکن ایک آدمی جس کے گھر میں ایک بجلی کا پنکھا ہے اور ایک بلب جلتا ہے, ہی از آلسو پیئنگ ٹیکس آن دس الیکٹریسٹی کنزمپشن. وہ بل موبائل کا اگر مہینے کا بیچارہ 100 کا کارڈ بھی ڈلواتا ہے, ہی از آلسو پیئنگ ٹیکس. سو واٹ از دی ڈیفینیشن آف لائک کہ یہ نان ٹیکس کمیونٹی ساری گل ہو گئی یا انڈائریکٹ ڈائریکٹ جیسے کوئی 10 سال پہلے نا اس پہ پوری اسٹڈی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. سو دے دین ڈفرینشیٹ انٹو ڈیو ٹیکس اینڈ ٹیکس. جو ڈیو ٹیکس جن کا بنتا ہے وہ ٹیکسیبل کمیونٹی ہوتی ہے, اور جو اس طریقے, اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیونکہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے تو کسی طریقے سے اس کو ٹیکس کرنا تھا ہمیں, تو اس کو ڈاکیومنٹ کرنا تھا. رادر یہ ٹیکس تو ایک ون آف دا ویز ہے. اس وقت سب سے اچھا ڈیٹا اگر ہے تو FBR کا ہے, ایون نادرا سے بھی بہتر. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی اس پہ انویسٹ کیا تبھی یہ ڈیٹا آیا نا. دوسری بات جو آپ کرتے ہیں کہ کتنے کیا, اگر ہم اپنی کنٹری کو دیکھیں اور پاپولیشن کو دیکھیں تو اس کے لحاظ سے ابھی تک ہمارے جتنے ٹیکس پیئرز ہیں وہ دے آر مور دین انف, بٹ دے آر ناٹ پیئنگ دیئر ڈیو ٹیکسز. میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ہمیں ڈومیسٹک ٹیکس ہے ہمارا, سیلز ٹیکس گجرانوالہ, بڑی اچھی ہم نے بات کی نا. ہمارا 88 بلین اینڈ 44 ملین کے قریب ہمارا ٹیکس ہے. ہر مہینے مجھے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے 16,580 سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسنس, اس میں سے تقریباً 7,500 اب تک بلیک لسٹڈ اور سسپینڈڈ ہو چکے ہیں. وائی؟ بیکاز آف نان فائلنگ, کنزیکٹیو نان فائلنگ فار دا لاسٹ 6 months, 2 years, 5 years. چلیے یہ تو ہو گیا. اب جو فائلرز ہیں 6,000 فائلرز ہیں, اس 6,000 فائلرز میں سے نیل فائلرز کتنے ہیں؟
میرا خیال ہے کوئی 4,500 کسی فگر دیا بالکل صحیح کی 4,000 کے قریب جو ہے وہ نل فائلر 2,1500 نل فائلرز اور باقی جو ہے وہ نل فائلرز مین جو ان پٹ آؤٹ پٹ کو برابر کر لیتے ہیں. چلے یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جو 1 روپیہ دے رہے ہیں 1 روپیہ سیلز ٹیکس ود ریٹرن ڈومیسٹک ٹیکس 1,000 کے قریب وہ نکل جاتے ہیں جو کہ 10,000 سے 1 روپیہ دے رہے ہیں. جب آخر میں آ کے ہم نے دیکھا تو میرا خیال ہے کوئی 200 کے قریب یا 700-800 کے قریب لوگ نکلے جو کہ ود ریٹرن ڈومیسٹک ٹیکس دے رہے تھے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ والے انالیسس ہم سب کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. تو کیا یہ واقعی یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ اور میرے آنے سے پہلے یہاں پر جو ڈومیسٹک ٹیکس کی ود ریٹرن کلیکشن کی وہ ہے 435 ملین فرام دا ہول گجرانوالہ انکلوڈنگ حافظ آباد پنڈی بھٹیا وزیر آباد اینڈ کاموں کی. یہ سارے مل کر ہمیں 435 ملین کا ڈومیسٹک ٹیکس ود ریٹرن دے رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ کم از کم 1 بلین ڈومیسٹک ٹیکس یہاں سے آنا چاہیے ہر مہینے. ٹارگٹس ان کے بڑھائے کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں جنہوں نے زیادہ ٹیکس دیا. نل فائلرز چیک کریں, نیل فائلرز چیک کریں, ٹھیک ہے. جو اپنے ریٹرن کے ساتھ 15,000 20,000 دے رہے ہیں ان کو چیک کریں. یہ اب ہم نے تو اوپر سے شروع ہی نہیں کیا, ہم تو باٹم اپ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے. ساری چیزیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دونوں طرف سے کام خراب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورا گجرانوالہ جو میں نے آپ کو جتنے علاقے بتائے کیا ان کا ڈومیسٹک سیلز ٹیکس اتنا کم ہونا چاہیے؟ آپ لوگ خود بتائیں. ایون اگر کوئی 1 بھی صحیح دے دے تو تب بھی اتنا نہیں بنتا. 1 روپیہ ٹیکس, میں تو اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ 1 روپیہ آ رہا تھا. 10 روپیز 5 روپیز 1000 کو بہت ہم پہ احسان کر دے تو 1000 10,000 اس طریقے سے. 10 ملین سے ابو کے 4 لوگ ہیں صرف. اس تمام یہ جو ڈیٹا جو ہے نا یہ ہماری کافی چیزیں ہمارے سامنے لے آتا ہے. لیکن یہی تو میں نے سب سے ریکویسٹ کی تھی. اب دیکھیں 435 ہے نا, اگر یا چلے 500 ہی کر لیں, جتنے لوگ ہیں اپنا اگر ڈبل کر لیں, یا چلیں میں کہتی ہوں اوپر والے لوگ جو صحیح دے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا 5-6 ٹائمز کر لیں جو کہ ایکچولی پھر بھی ان کی ایکچوئل سیلز نہیں ہے, وہی دے دیں تو مجھے کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میڈم کی بات کوئی آگے جو نل کی میں بات جس کر رہا ہوں کہ ہم نے نکالا تھا کوئی 2000 کے قریب ہمیں ملے جو نل فائلر کا مطلب ہے کہ وہ 0-0 کی ریٹرن ڈال رہے ہیں اور 6 مہینے سے ہم نے آپس میں ڈیوائڈ کیا, ہر آفیسر کو دے دیا کہ 100 میرے پاس آ گئے 100 دوسرے زون کے پاس. سر آؤٹ آف 100 جو 45 لوگ تھے جو نل کی ریٹرن پچھلے 1 سال سے فائل کر رہے تھے, پراپر بزنس کرتے تھے, امپلائیز تھے, بجلی کا بل تھا, لیکن نل پراپر بزنس ہونا تھا. آپ خود بتائیں. تو ہم تو ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو ایکچولی آپ کو برڈن کر رہے ہیں کہ وہ اگر لاکھ روپیہ 50,000 بھی دینا شروع کر دے, 100 بندہ ہے تو وہ 50 ملین 100 ملین تک جمع ہو جائے گا. تو ذمہ داری اس طرف بھی ہے, ہم بھی جا رہے ہیں, ہم بھی ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی, ہم بھی غلط کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے ہی شاید لوگ جا کر کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ جمع کرانا, میں سوال ہوگا, ظاہر ہے وہ ہم پہ بھی بات آتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی تو بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں. ادروائز وہ کچھ جمع کرانا شروع کر دے تو شاید یہ نوبت نہ آئے. اب 2000 لوگوں تک اب ہم نے جانا ہے, وہ جو نل فائل کر رہے ہیں. اب اندازہ کر لیں کہ ہماری بھی لیبر بہت زیادہ کرنا پڑے گا. ایک اور چیز میں سے ایک بتانا چاہوں گی, ابھی ایک پلاسٹک سیکٹر بھی ہم نے چیک کیا, اس میں سے تقریباً 60 کے قریب وہ لوگ نکلے ہیں جو کہ نیل اپنی انکم شو کر رہے ہیں, اور ان کا جو گیپکو کا بل ہے وہ سارا ملا کے کوئی تقریباً 222 ملین کے قریب بن رہا تھا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ صورتحال ہے. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. جو تاجر ہے کتنے مصروم ہیں, ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں گناہ سے بچنے کے, اور ٹیکس دیتے ہیں ڈنڈے سے بچنے کے. ان پر رحم کرنا چاہیے.
गवर्नमेंट इनको देती क्या है? एक सांस लेना सी वक्त देती है, हर काम में 20 महकमे हैं जो हर वक्त ताजर को पीछे पड़े होते हैं। इस 20 महकमे के बाद उसने अपने बच्चों के लिए उनवाले घर देने होते हैं, तो इनके लिए खसूसी वहन करना चाहिए। देखो ज़कात भी देता है वो, तो टैक्स भी दे रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। कोई इशू नहीं है बड़ी साहब? वसीम साहब प्लीज। मैं आपने 88 बिलियन कलेक्शन हो गया गुजरावाला से आपको टारगेट मिला 123 का। मैम मेरा ख्याल है कि आप परसेंटेज डिवाइड करने की बजाय इतनी परसेंट हम जो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं उनके ऊपर डालेंगे, इतना जो हमने रजिस्टर्ड है अब पूरा फोकस अनरजिस्टर्ड लोगों पे रखेंगे तो आपका टारगेट मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। आप इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं हैं। मैं वो भी मैं साहब ने क्लियर कर दिया इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा point। अच्छा मैम दूसरा आपका ये है कि आप कह रही हैं कि 5 साल में मैं कर लूँगी। हमें नंबर दें या CNAC दें। मैम आपके पास बड़ा बेहतरीन फार्मूला है। आप देखें जो दोस्त भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी सेल शो करते हैं, सेल डिक्लेयर करते हैं अपने बिजली के बिल से। देखें जिसका बिजली का बिल देखें मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन आ रहा है, तो वो अगर दे रहा है या कम दे रहा है तो वो आपके सामने है, आप उसको जाके पकड़ सकते हैं। नहीं कर रहे। नहीं अच्छा दूसरी बात से ना एक प्रैक्टिस चल रही है कि दोस्तों को फोन जा रहे हैं, कुछ इमरान मुझे भी कॉल आई है कि अब अपने जो है आप टैक्स जो है वो बढ़ा के जमा करें, वो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। वो क्या है? इस्लामाबाद से कॉल आई है। इस्लामाबाद से हमें लिस्ट मिली है जी, ये लोगों को आप कॉल करें, कॉल करके उनसे कौन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं। ये कोई फार्मूला थोड़ा हमें बताइए क्या है? ये वही इनफॉर्मल तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, अदरवाइज आप लिटिगेशन में चले जाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि हमें नोटिस आया है कि आप ज़्यादा टैक्स पे करें, एडवांस टैक्स, तो ये एक इनफॉर्मल, मैंने सबको मना किया हुआ है कि आपकी कॉस्ट ना बढ़े लिटिगेशन की, ठीक है। उस कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने उनसे कहा था कि आप लोग उधर ना जाएं, फ़ोन पे उनसे रिक्वेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये लेकिन आपने कंफर्म ज़रूर करना है, वो आपसे टैक्स की बात ही कर रहे हो, कोई और चीज़ ना मांगे बस। अगर वो टैक्स की बात कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आप लोगों को एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करने के लिए, और ये कि हमारे लोग आगे और ना फैक्ट्री एरिया में कहीं पर, तो मैंने उनसे कहा था कि आप रिक्वेस्ट कर लें कि अगर वो वॉलंटरीली कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उधर नहीं जाना। तो ये एक आपकी फैसिलिटेशन के लिए था। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो हम इसको दूसरा तरीका कर लेते जो लीगल है। मैं तो लीगल करना नहीं चाह रही हूँ। इसी में एक गुजारिश है, जैसे हम लोग ऐसे ही है कि हमारे जो ऑफिसर कर रहे हैं, लोगों के स्टॉक्स पड़े हैं उनकी रिटर्नों में, तो कागजों में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, सिर्फ कागजों में है, सर उसको डिस्पोज ऑफ करके टैक्स जमा करा दें, सर उसमें क्या बुरी बात है। अगर हम जरूर 38 वहाँ आके देखें, आप ही करते सर ये। और जिसको अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, सर ने भी बात की कि जी CNAC, तो सर इसमें साइड दोनों की तरफ है ना सर, कि सर ये तो नहीं कि FBR जो टैक्स दे रहा है उसी को निचोड़ रहा है, आपकी भी तो सर उसी तरह जिम्मेदारी है। अगर आपकी रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नजर आ रहा है और कैरी अगर स्टॉक नहीं है तो डिस्पोज ऑफ कर दें, वो पैसे गवर्नमेंट के जमा करा देंगे। इसी तरह सर अगर CNAC के रजिस्टर से ले रहे हैं, अगर बच्चा सर ने जैसे बात की कि नहीं बतानी चाहिए बात, एट द सेम टाइम जो स्टेट के पैसे लेके आपके पास आ रहा है आपसे पैसा नहीं ले रहे, तो सर ये भी बात ठीक नहीं है। आपको तो उससे लेना चाहिए भाई तुम कौन हो, स्टेट के पैसे मैंने जमा करके आगे जमा करा दिया, तो सर आपकी भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी ना सर। मैं तो एक बात तो हमारे चैम्बर चैम्बर का मेंबर हो सकता है ना, मैं अपनी एसोसिएशन की बात करता हूँ मैं उसका मेंबर हो सकता है। दूसरी ये है कि मैंने आपसे क्राइटेरिया पूछा है, आप जिन लोगों को कॉल जा रही हैं वो जो उनके साथ वो डिक्लेयर का तो सेल शूट आ रहे हैं या नील बाग उनको कॉल से आ रही है, उनका क्या क्राइटेरिया है कि सबको जा रही है, जो सही भी दे रहे हैं उनको भी जा रही है? डिफरेंट क्राइटेरिया, मसलन जैसे सर ने बात की कि एडवांस टेस्ट कम है, क्वार्टर एंड हो गया और हमने देखा है कि एडवांस टेस्ट कम है, तो उनको हमारा सिस्टम खुद जनरेट कर देता, तो हम उनको फ़ोन कर देते हैं कि आपका एडवांस टेस्ट कम है, तो काइंडली आप चेक कर लें और इसको बढ़ा दें। अगर पिछले अगर आप सेल बढ़ा के जॉब दे दें, ज़ाहिर ये तो नहीं आप ज़बरदस्ती तो नहीं, इसीलिए ये
जो है इनफॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल कॉल है। इसी तरह स्टॉक टेकिंग मैंने आपको बात बता दी। इसी तरह आपका बिजली का बिल अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेट्स से कि 30 लाख बिजली का बिल है और सेल है 10,000, तो सर आपको कहेंगे ना कि सर आपका बिल आ रहा है तो सेल कहाँ जा रही है। इसी तरह हम एक जगह पे गए तो उनका बिजली का बिल बहुत कम था, स्टॉक बहुत ज़्यादा था, तो वो स्टॉक फिर हमने पूछा कि सर ये बिजली तो यूज़ नहीं हो रही, स्टॉक कहाँ से आ गया, तो वो ज़ाहिर सोलर से बन रहा था। सर ये चीज़ें तो पूछने से ही पता लगेगी ना, इसी तरह ये क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं। अगर आप कहेंगे कि लेटर भेज दें तो हो सकता है, लेकिन वो फिर एक लीगल कार्रवाई। एक चीज़ आपको बता दूं कि जितना लीनियंट गुजरावाला है ना, उतना इस वक्त कोई नहीं। इस वक्त सिर्फ एक 40B लगी है यहाँ पे और एक 175C। मेरे पास अगर कोई बन के भी आता है तो मैं वापस कर देती हूँ, ये ठीक नहीं है, हमने इसको भेजा नहीं लगाना। लाहौर में 34 जगह पे उन्होंने 175C लगाई हुई है और मेरा ख्याल 10-15 जगह पे 40B ये सिर्फ RTO ने लगाई हुई है, CTO और LTO के अलावा है। तो आप ये देख लें कि हमने यहाँ पे बहुत लीनियंट रखा है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को हमसे शिकायत है तो कोई बात नहीं, अपनी शिकायत करते हैं, आप भी करते हैं, हमें भी बहुत शिकायत है। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी एक बात सर, शेख साहब ने हमारे साथ शिकायतों के अलावा मैं तो मेरा तल्लक सर बात कर रहे सर हैं सर, एक क्वेश्चन रह गया सरकार इसके बाद में जी प्लीज। जी मेरा तल्लक मोटरसाइकिल एसोसिएशन से है और मैडम ने अभी बात की कि जो सेल टैक्स रिटर्न्स हैं नील की फाइल होती हैं, उस हवाले से है कि हम 3rd शेड्यूल आइटम्स के अंदर हैं। हमारा जो सेल टैक्स है ये रिटेल प्राइस के ऊपर एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर ही वो जमा हो जाता है। जब हम उसको सेल कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि हम तो टैक्स एडवांस दे चुके हैं सेल टैक्स, हमारी जो रिटर्न्स हैं वो नील ही की जाएंगी, उसमें तो हम अपने जेब से तो नहीं अदा करेंगे। अगर उसमें भी अगर ऑडिट में आ जाएंगे कि वो आप उसको जवाब दें तो वो फिर उसको ऑडिट में नहीं आएंगे, वो हमने माइनस की थी, हमने उसकी प्रॉपर कैटेगरी चेक करके उसको माइनस किया था। ये मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 8B की बात भी की थी आपसे, तो वो मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे थे। 1.5 साल से मैं आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे दोस्तों से मुलाकात है, शेख साहब से, डार साहब से, अदरवाइज राना सदीक साहब भी उस वक्त थे। ज़ाहिर शिकायतें सबके दोनों तरफ से हैं, लेकिन अच्छी बात भी चेंबर के, मैं लास्ट टाइम आया था उस वक्त अली साहब नहीं थे, तो चेंबर में एक मैंने कंट्रीब्यूशन और एक मुबारकबाद की एक बात भी यहाँ की थी, वो ये थी कि जो पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन है वो गुजरावाला में बड़े स्मूथ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से 1.5 साल से चल रही है। एक भी बंदे ने आके रजिस्ट नहीं किया, शेख साहब भी आते रहे, बाकी लोग भी, पहले राना साहब से, अब अली साहब ने भी जब से आए एक दफ़ा भी नहीं कहा कि फलां बंदे को इंटीग्रेट नहीं करना। और मैंने डेटा कलेक्ट किया और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान गुजरावाला आबादी के लिहाज से तो पाकिस्तान का काफ़ी छोटा सिटी है, इसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान सारे हैं, लेकिन हम जो POS इंटीग्रेशन में इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में नंबर 2 है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। गुजरावाला में इवन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, Tier 1 रिटेलर तो है ही हैं, सारे के सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। डॉक्टर्स, एक बंदे ने आके नहीं कहा कि मैं नहीं होता, और बड़ी खूबसूरती से। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि गुजरावाला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ज़ाहिर अगर POS में आएंगे तो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो ज़ाहिर टैक्स भी बढ़ेगा। और मैंने रेट भी, मैडम का एनालिसिस हमने करके देखा, टैक्स भी बढ़ गया। तो ये आप लोगों को भी मुबारकबाद है, ऐसा नहीं है। तो ये आप भी पोस्ट ऑफ कर सकते हैं कि आप नंबर 2 हैं इस वक्त पाकिस्तान में POS में। डेटा हम आपको दे देंगे, जरूर डालेंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन है, हमारी भी और आपकी, दोनों की ये विन विन सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया PR की टीम का तशरीफ़ लाए और आपने बड़े पेशेंस से हमारे दोस्तों की सारी बातें सुनी और उनका जवाब दिया। मैं भाई सारी ऑलमोस्ट बातें हो चुकी हैं, इसमें जो 2-3 चीज़ें मैं सोच रहा था, उसमें आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग आपको NIC दें, मोबाइल दें। तो आज तो ज़माना जो है वो बड़ा फास्ट है, आप उसको इंटरलिंक करें। आप कह रहे हैं 999 डाल दें, 555 डाल दें, 0, तो आप उसको इंटरलिंक कर दें नादरा के साथ, जो वैलिड होएगा उसका NIC,
वो इनवाइस होएगी, जो वैलिड नहीं होएगा उसकी इनवाइस नहीं होएगी। नंबर 1 ये तो हार्डशिप होगी ना, पहले ही तो इस पे तो वापस होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये देख। दूसरा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बात ज़्यादा हो रही है टैक्स पेयर की, उसमें इंडस्ट्री मेरा ख्याल है कि 80% तो हमारी इंडस्ट्री है। सारा जो बर्डन है वो इंडस्ट्री के ऊपर है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जो 25-30 महकमों को चला रही है और फेस कर रही है, सारा नजला और सारी चीज़ें उसके ऊपर आ रही हैं। आपकी जितने भी कानून हैं उनको पकड़ने के लिए चल रहे हैं। जब मेरी इंडस्ट्री है, मैं अगर माल बेचता हूँ तो अल्टीमेट मेरे ट्रेडर के पास ही जाता है, वही आगे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप इस नेटवर्क को ट्रेडर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ही ट्रेडर इस नेटवर्क में आएगा, और इंडस्ट्री वालों को भी तभी आसानी से वो लोग मिलेंगे और वो उनको सेल रजिस्टर्ड कर सकेंगे। जब तक ट्रेडर्स रजिस्टर्ड नहीं आप करेंगे तब तक इंडस्ट्री के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी कि उनको जो नहीं मिलेंगे रजिस्टर्ड लोग, तो वो अपनी सेल भी छुपाएंगे। अच्छा, ये जो उनसे सेल छुपाने वाली बात है, ये कोई सारा टैक्स को ना छुपाने के लिए नहीं, ये टैक्स चोरी करने के लिए नहीं है। ये मैं देखता हूँ टैक्स तो ऑलरेडी आपने जब कोई चीज़ परचेज की होती है उसमें सेंटर ऑलरेडी पे किया होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने पे की होती है। एक्चुअली सेल छुपाने का प्रॉब्लम यह है कि आपके पास आगे से नेटवर्क ही नहीं है जिसको आपने शो करने के में कोई इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि वो उनसे इनवाइस ले और आपको वो शो करे। मैं अगर 10 लाख का माल बेच रहा हूँ तो मेरे पास तो आगे इनवाइस लेने वाले कोई नहीं है। जब वो लेने वाला नहीं होगा तो मैंने अल्टीमेटली उस 10 लाख को 50 लाख पे लेके जाऊंगा, 25 लाख पे लेके जाऊंगा। तो बराए मेहरबानी आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा इजी करें ताकि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो 20-25 महकमों को फेस कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ के, इंडस्ट्री में बैठ के, आप इसको स्विच करें ट्रेडर्स के ऊपर। जब आप ट्रेडर्स को रजिस्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ना सेल ना अपनी इनवाइस लेने के लिए भी तैयार होंगे और इंडस्ट्री को इनवाइस देने के लिए आगे से नेटवर्क पूरा मिल जाएगा, तब ये नेटवर्क एट द एंड चलेगा। अदरवाइज ये छुपाना, रोकना, ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। थैंक यू। बात ठीक है। अभी शायद आपको पता हो 236C के और GH ये विदहोल्डिंग के सेक्शंस हैं। एक तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है, दूसरी रिटेलर होलसेलर की। अब इसमें हमारे पास हमने डाटा निकाला उसका और वो उसको मैच किया अपने डेटाबेस के साथ और उन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए जो कि हमारे टैक्स नेट में नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है या नहीं कह सकते, हमारे टैक्स के लिए अच्छी नहीं है लेकिन वैसे अच्छी है कि FBR ने जब से नॉन फाइलर का रेट बढ़ाया उसकी वजह से हमारी फाइलिंग बढ़ गई। इस दफ़ा हमारा टैक्स पिछले साल से कम कलेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द रेट डिफरेंस। तो ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपको वही बता रही हूँ ना कि ये जो चीज़ें हमें करनी है, आप जो 99 और 55 की बात करें, ये पहले FBR ने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी थी कि बगैर CNIC के आप नहीं कर सकते और लिंक भी किया था। फिर ताजरों की तरफ से एहतजाज आया था कि नहीं हमारी जो रिटर्न नहीं फाइल होगी उसमें इश्यूज आए, उन्होंने खुद रिलैक्स किया ये। तो ये ज़्यादातर चीज़ें हम तो रिलैक्स इसलिए करते हैं कि बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आप लोगों को इश्यूज ना आए। ये जो मैं जो उन्होंने कहा कि नहीं अगर 2 लड़ाइयाँ हो तो मैं अपने बेटे को मना करूँगा इसका नाम न दूँ, ये वो लड़ाई वाली बात नहीं है। ये एक बिज़नेस हो रहा है और बिज़नेस की डीलिंग डिफरेंट होती है। अब कहीं कत्ल होता है और आप उसकी गवाह हैं तो जो गवाही छुपाता है वो तो गुनहगार है, ये तो कुरान में लिखा है। तो गवाही तो आपको देनी होती है। अब मैं तो ये कह रही हूँ गवाही छुप के दे दे कि अगर आपको ये है कि गवाही देने से पकड़े जाएंगे तो छुप के दे दें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ फैसिलिटेशन के हवाले से, मुख्तलिफ जो हमारे कोलीग्स थे वो हमें फ़ोन करते रहते थे कि हमारा थर्ड स्केड्यूल आइटम बाहर निकलते हैं तो लोग रोक लेते हैं, वो कहते हैं जी मैं FBR के हैं, अगर उनसे डील पैसे ले लेते थे, अदरवाइज वो उनको हरासमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो मैडम जब आई हैं तो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा थी, हमने भी पॉइंट आउट किया। तो इन्होंने फिर वो आते ही वो जो कमेटी थी वो उसको डिसॉल्व करके ख़त्म कर दिया और कहा कि जी ये आप पे चूँकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा POS में इंटीग्रेशन है तो जब आप देंगे तो हम इनवॉइस वैसे ही दे देंगे डॉक्यूमेंटेड, तो ख़त्म कर दिया। तो वो मैंने सारी एसोसिएशंस को मैडम ने शेयर भी किया था, ये 4 महीने 3 महीने हो गए इस बात।
تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ظاہر FBI وہ کر بھی رہا ہے، اس سے کم از کم ہمارے خیال میں ہراسمنٹ میں کافی فرق پڑا. ڈار صاحب گواہ ہیں کہ ان کے کافی جو کولرز ان کو پکڑے جاتے تھے، تو آپ انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی شکایت نہیں آئے. میرے نہیں ایسوسیشن کے لوگ ڈار صاحب کا اتنا کام نہیں ہے، وہ صحیح ٹیکس دے رہے ہیں. جی جی آفاق صاحب. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب فار کہ مجھے دوبارہ آپ نے چانس دے دیا. آپ میرے آفس آنا ہے وہاں پہ میں ضرور آؤں گا. کم اوور بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے. اگینسٹ آل آڈ میڈم دا بیسٹ تھنگ از چیزیں سارٹ آؤٹ تک ہوں گی بھی انگیج ود ایچ ادر. ان اینی کیس ہم چیزیں ڈسکس کرتے رہیں، پرابلم ڈسکس کرتے رہیں اور پلسز بھی ڈسکس کرتے رہیں. سر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس پوائنٹ آف سیٹ کرنے کو مطلب سیکنڈ لارجسٹ سٹی ان پاکستان. دس از دا بیسٹ پارٹ. آئی تھنک وی شوڈ سیلیبریٹ دس کہ یہ چیزیں پھر اور بجائے اس کے اور یہ نوک جھونک بھی بڑی ضروری ہے بٹوین بوتھ دا ڈپارٹمنٹس. دس از ویری امپورٹنٹ. چیزیں سارٹ ہوں گی. آئی تھنک یہ بڑی اور پلیز ڈونٹ ٹیک سیریسلی وہ میں نے اپارٹ اور لیکن اس سے ونڈرفل مووی ٹو واچ. میں نے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ مووی ضرور دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. اور جس میں ٹیکس کے بارے میں ایل کپون کو پکڑا تھا، وہ بھی ٹیکس والے بندے نہیں پکڑا تھا. میرا خیال ہے وہ انٹچیبلز مووی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو جتنا ٹیکس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہیں، پاکستان میں تو ہم آپ کے فرینڈز ہیں. جی اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو عامر پہ جو آپ آئی ڈی کارڈ کے چیزیں تھے نا جو کہا کہ لکھیں، اس پہ ایک اور بڑی چیز آ گئی تھی. جو لوگ فوت ہو رہے تھے ان کے آئی ڈی کارڈ بڑے مہنگے بکنے شروع ہو گئے. لیکن ایک پرنسپلی میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے میڈم. وی ول کیپ آن چینجنگ. اس میں فلاز رہیں گے ہمیشہ. ہم اسی کے اندر چیزیں نکالتے رہیں گے. And this is going on and on. یہ ongoing process ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تھرڈ شیڈیول آئٹم والی کمیٹی ہے، یہ صرف گجرانوالہ میں ختم، یہ بھی تمام جگہ پہ چل رہی ہے. پھر IINP سے وہ میں نے ختم کیا کیونکہ وہ بھی کافی ہراسمنٹ کر رہا ہے. اب ہم بہت سلیکٹیولی جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور آپ سے ڈیل کر کے واپس چلا جائے. ٹیکس آتا ہے جہاں پر بھی، یا ٹیکس آتا ہے یا نہیں آتا. ایک انسیڈنٹ ابھی ہوا، میں اس کا بھی نام نہیں بتاؤں گی. ان کے ہم نے کوئی 2-3 مہینے پہلے ہمیں کسی وجہ سے کوئی یہ مس ہو گیا کہ ان کا پہلے ایک آڈٹ ہو چکا ہے اور وہ کلیئر تھا اور وہ بھی ریسنٹ آڈٹ تھا. تو جب ان کا ہمیں پتہ لگا وہ میرے پاس آئے تو میں نے اسی وقت ان کا ریکارڈ واپس کر دیا بغیر دیکھے. میں نے کہا جی ہماری غلطی ہے، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. تو ہم تو اس پر چل رہے ہیں کہ ہم اڑتے نہیں ہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے اگر ہماری غلطیاں مان رہے ہیں. تو اس لیے ہم اور یہ کہ واقعی گجرانوالہ دے آر ویری گجرانوالہ کے لوگ اور خصوصی طور پہ بزنس کمیونٹی دے آر ویری کوآپریٹیو اور ہمارے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان تمام جگہوں پہ کامیاب بھی ہیں. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں کا اتنا کنٹریبیوشن ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم نے چل رہے ہیں. تھینک یو. جی میڈم، وہ گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے ووٹ زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن ایک ہم لینے والی بھی چیز آپ سے لینا نا، ہمارا ریفنڈ بھی ذرا جاری کریں آپ. ریفنڈ کے لیے ایک ہماری کوشش کا بھی پروموشن وہ سر بیسیکلی کہاں سب انجوائے کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے فرینڈ سنبھالا ہو. جی بالکل آپ کے ریفنڈس کا بالکل ہے، جنرل مسئلہ ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی علی صاحب سے بھی بات کی تھی، سب کو بتایا تھا. اس میں بھی جو ایک FPR کی طرف سے ہی ایک پالیسی گائیڈ لائن نکلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے مجبور ہیں. ورنہ ہمیں جو جنرل ریفنڈس ہیں ان کو دینے میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے FPR کی اس پالیسی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ جو فرسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ میتھڈ کے تحت جس نے پہلے اپلائی کیا ہے اس کو پہلے ریفنڈ ملے گا. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 45,000 ہزار یا 15,000 کے ریفنڈ کو بھی اپلائی کرتے ہیں. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو 15,000 کے ریفنڈ میں جتنا ہمیں پروسیس کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی 1 ملین کے ریفنڈ کو پروسیس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اگر لوگ 5,000 10,000، یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ 5,000 7,000 ہزار روپے کے ریفنڈ کے لیے بھی لوگ FTO میں چلے جاتے ہیں. اور جب FTO میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ایک ریفنڈ ہم نے 3 دن میں پروسیس کرنا ہوتا ہے FTO میں، پھر جا کر اس میں کم از کم مہینہ لگ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بڑے ریفنڈس ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کوئی FTO میں جاتا ہے، کوئی کمپلینٹ ہے، کوئی جنرل کوئی گریوینس ہے تو وہ چلا جائے. لیکن یہ چھوٹے ریفنڈس کی وجہ سے ہمارے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے.
और जो अभी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ FTO की जो कंप्लेंट्स फाइल हुई हुई हैं 350 मिलियन के रिफंड्स तो सिर्फ उधर पेंडिंग ऑल पुट टुगेदर, और उनकी तादाद को 1600 केसेस हैं जो कि सिर्फ FTO में इस वक्त चल रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा कर लें, हमारे पास जो स्टाफ है वो भी मैडम ने तो शायद बात नहीं की, हमारे पास एक अफसर के पास 2-2, 3-3 चार्ज हैं। वही अफसर है जो कि कॉर्पोरेट के काम को भी देख रहा है, वही अफसर है जो कि पिंडी भटिया और हाफिजाबाद को भी देख रहा है, और वही अफसर है जिसने कि रिफंड प्रोसेस करना है। तो ये कुछ जेन्युइन भी हमारे मसाइल हैं, उसमें भी फिर मतलब ये बात ये नहीं है कि हम आपको कोई इसका कोई रीजन दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक ये जो एक रियलिटी है वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि किसी का कोई जेन्युइन मसला है ज़रूर हमारे पास आए, हम उनको कम से कम बता ज़रूर देंगे क्या, और जिस हद तक मुमकिन होगा ज़रूर आपकी मदद करेंगे। सर मैं कुछ पॉलिसी के ऊपर भी बात करूंगा कि टैक्स तो बाय प्रोडक्ट है बिजनेस का। अभी आपने 3-4 मेजर चेंजेस किए हैं, इसमें आपने FTR खत्म कर दिया, 2% टैक्स एक्सपोर्टर के ऊपर लेके आ गए, 60% से सर अबव चला जाता है, मेरा ख्याल है जो हम ये सुपर टैक्स भी देते हैं 4C के अंदर। सर अगर इतना बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी जेन्युइन बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता। आपको पॉलिसी के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि टैक्स रेट कम करें, 4C को खत्म करें। फॉर वन टाइम आप लेके आए थे, अभी 3 साल हो गया आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। FTR के अंदर जो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट था कि वन टाइम हमारी रिटर्न फाइनल हो जाए, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि आप एक महीना डेट कर दें। आप 2% लेके उसके बाद हमसे डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, हम आपके पास रिफंड लेने आते हैं, इससे अच्छा हमें 1.5% पे लिया जो, और सर जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको नॉट मोर देन 25% होना चाहिए। अगर आप रेशो देखेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा है, 29% पे आपने करके उसके बाद उसको 4C और दूसरी चीज़ें लगाएंगे तो आपका टैक्स जिस तरह कम होता जा रहा है और ज़्यादा कम हो रहा है। तो सर ये कुछ रिक्वेस्टें हैं जो आप काइंडली, आपके लेवल पे तो नहीं है मैडम, लेकिन आप हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भी भेजें कि ये चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फैसल सत्तार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि नोट ऑफ थैंक्स कह दें मैडम जी। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। मेरे ख्याल से इससे सेर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकती थी जितनी आज मैडम ने यहाँ पे की, और आपने भी देखा डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब दोनों बैठे हैं, आप चीफ कमिश्नर बैठे हैं, कि गुजरांवाला ने आपके सॉफ्टनेस की वजह से 40 बिलियन से 88 बिलियन का टारगेट अचीव किया। तो मेरे ख्याल से ये गुजरांवाला के लोगों के लिए मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने कंट्री के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया इंडस्ट्री के साथ। हम इसी का ही चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आगे। जो आपका टारगेट है 143 बिलियन का, वो भी इंशाल्लाह अचीव होएगा, और हम इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे भी आप ठीक होएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, और जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री ठीक होएगी फिर हम उसके साथ भी खड़े रहेंगे। तो ये दोनों ही हमने इसके बैलेंस लेके चलना है। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री नाला हो। ऑलरेडी कंट्री का एक क्वेश्चन वैसे यहाँ पे उन्होंने किया था कि ग्रोथ जब कंट्री की कम जा रही है तो हमारा टैक्स का क्यों इतना टारगेट बढ़ता चला जा रहा है। मैडम इफ यू अलाउ, तो ये बात पहले भी हुई, मैंने सुनी भी, और ये हर जगह पर होती है। ऐसी बात नहीं है सर कि ये सिर्फ इस चैम्बर में ये बात यहाँ पर हुई है। अगर टैक्स जो है, अगर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का आउटकम होता ना, तो लाइफस्टाइल इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमी और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर मैं देखूँ ना लाइफस्टाइल में इस वक्त FPR हेडक्वार्टर में, जस्ट टू लेट यू नो, FPR हेडक्वार्टर में इस वक्त एक लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल भी बन रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम सारी चीजें देखें, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, लेकिन मैं गाड़ियों की तादाद देखूं वो ग्रो कर रही है, मैं प्रॉपर्टी के देखूं ग्रो कर रही है, मैं बाकी बैंक ट्रांजैक्शंस देखूं, सब चीजें ग्रो कर रही है। मतलब अल्लाह करे और रौनक हो हमारे बाजारों में, हमारी लेकिन हम आप मतलब उस तरफ आपकी तवज्जो सिर्फ दिला रहे हैं। तो लाइफस्टाइल इज आल्सो एन आउटकम ऑफ इकोनॉमी। हाउ कम देयर इज नो ग्रोथ एंड हाउ कम देन देयर इज अ ग्रोथ इन द लाइफस्टाइल? तो जरा साथ साथ देखना चाहिए ना। वैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि अगर आप लोगों ने ये टारगेट अचीव किया, और उन्होंने कहा था कि मुझे कलेक्शन दें ताकि मैं फोर्स से ये बात उन्होंने कही थी, ये मेरा DLC में लेकिन वो कह रहे थे कि अगर मैं आपकी इजाजत से सबसे पहला टैक्स जो कि खत्म करेंगे वो ये 4C ही होगा,
और उन्होंने कहा था कि शायद जल्द हो जाए इंशाल्लाह। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा ना कि हमारे बंदों को फैसिलिटेशन के लिए हमने फैसिलिटेशन डेस्क ऊपर बनाए हों और आप भी ऐसा एक डेस्क हमें दे दो तो आगे किसी को प्रॉब्लम हो करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके स्ट्रगल कमिश्नर साहब को बहुत हो रही थैंक यू वेरी मच। इस तरह की दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर मीटिंग होगी ताकि आपस में जितना भी इस तरह के मैटर्स आते हैं सॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच।